3 पार्ट अपन ने देख लिए थे। आज आगे जो अपना चौथा पार्ट है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, मानव जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में 3 पार्ट अपन ने देख लिए थे। 3 पार्ट में सबसे पहले तो अगर आपको याद है तो मैंने बताया था आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बताया था? परिसंचरण तंत्र के बारे में। फिर बताया था आपको रक्त के बारे में, रक्त के टाइप्स बताए थे आपको, रुधिर, प्लाज्मा और कणिका। तो प्लाज्मा के बारे में देख लिया था अपन ने, और रुधिर जो कणिकाएं हैं उनके बारे में अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो रुधिर प्लेटलेट्स है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट आरबीसी अपनी हो गई थी, सेकेंड डब्ल्यूबीसी कर लिया, आज जो थर्ड है प्लेटलेट्स, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थर्ड अपन कहते हैं प्लेटलेट्स को कहा जाता है रुधिर बिंबाणु भी कहा जाता है, रुधिर बिंबाणु, रुधिर प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, और या इसे रुधिर थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है जो रुधिर स्कंदन में सहायक होती है, इसलिए इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स के बारे में नॉर्मल बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लेटलेट्स का जो व्यास होता है वह क्या होता है? कम होता है। व्यास अगर अब देखें तो 2 से 4 मिलीमाइक्रोन इसका व्यास माना जाता है, यह इसका मुख्य व्यास होता है। इसकी आकृति कोई निश्चित नहीं होती है, डब्ल्यूबीसी की तरह इसकी आकृति भी क्या होती है? अनियमित होती है। आकृति जो होती है वह अनियमित आकृति अपन इसे मान सकते हैं। जैसे अपन ने आरबीसी में देखा था दस्तरीनुमा डिस्कनुमा आकृति, तो इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। आरबीसी के समान ही अपन कहते हैं इसमें भी जो केंद्रक होता है वह क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें जो केंद्रक होगा वह क्या होगा? अनुपस्थित माना जाता है। जिस प्रकार से आरबीसी में अपन ने देखा था अनुपस्थित था, अपवाद स्वरूप मैंने आपको बताया था ऊंट, लामा और जिराफ, उनमें क्या था? उपस्थित था। फिर डब्ल्यूबीसी में अपन ने देखा था केंद्रक उपस्थित था, और यहाँ पर प्लेटलेट्स में वापस केंद्रक क्या है? अनुपस्थित होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इसके निर्माण की, तो निर्माण कहाँ होता है इसका? बोन मेरो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में निर्मित, अस्थि मज्जा में अपन मानते हैं कि यह क्या होती है? निर्मित होती है। जीवन काल अगर देखा जाए इसका, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है? 5 से 7 दिन। इससे पहले मैं संख्या बता देना चाहता हूं आपको, संख्या कितनी होती है इसकी? संख्या, तो संख्या अपन देखें आरबीसी से तो कम होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी से क्या अपन देख सकते हैं वहां पर ज्यादा होती है। 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर अपन कहते हैं इनकी संख्या मानी जाती है। जीवन काल अगर देखा जाए इसका, तो स्टूडेंट्स जो जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का वह 5 से 7 दिन का अपन कहते हैं जीवन काल होता है। उसके पश्चात यह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और यह नष्ट कहाँ होती है? यकृत व यकृत का जो भाग यानी यकृत के पास पलिया भाग में नष्ट हो जाती है। निर्मित तो कहाँ हो रही थी? अस्थि मज्जा में निर्मित हो रही थी, नष्ट कहाँ हो रही है? पलिया में इसका विघटन वगैरह होता है। यकृत या पलिया में, यकृत और पलिया जो भाग है वहां पर इसका विघटन मानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर स्कंदन यानी रुधिर का थक्का बनाना। कार्य अगर देखें इसका मुख्य, तो वह होता है रुधिर स्कंदन, रुधिर का थक्का बनाने में यह क्या होती है? सहायक होती है। और इसके लिए कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है वह रुधिर स्कंदन में सहायक होती है, और थ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण ही अपन इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। तो यह अपन देखते हैं कि जब शरीर के अंदर प्लेटलेट्स वगैरह डाउन आने लग जाती है तो बीमारियां वगैरह होती है। एक बीमारी अपन नाम सुनते हैं जो एडीज एजिप्टा जो मच्छर आता है उसके कारण होने वाली डेंगू जो बीमारी होती है, उसमें शरीर की यही जो प्लेटलेट्स होती है वह क्या होती है? डाउन आने लगती है। तो प्लेटलेट्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। व्यास कम होता है, 2 से 4 मिलीमाइक्रोन होता है। आकृति अनियमित होती है, केंद्रक अनुपस्थित होता है इसका। अस्थि मज्जा में निर्मित होती है,
संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर अपन मानते हैं इनकी संख्या होती है। जीवन काल अगर देखा जाए तो 5 से 7 दिन का अपन कहते हैं इसका जीवन काल होता है। यकृत व पलिया भाग में यह क्या होती है, विघटित या नष्ट होती है। और कार्य क्या होता है, रुधिर स्कंदन का होता है या रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनना सब जानते हैं अपने, कोई भी चोट वगैरह लग जाती है, चोट लगने के पश्चात अपन मानते हैं थोड़ी देर ब्लड आता है, फिर 2 से 3 मिनट के पश्चात वह ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वह ब्लड को रोकने का जो कार्य होता है वह किसका होता है, इसी रुधिर प्लेटलेट्स का होता है। इसी के कारण अपन कहते हैं रुधिर स्कंदन की क्रिया होती है या रुधिर का जो थक्का होता है वह बनता है। अब अपने कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है दिमाग के अंदर कि अगर रुधिर स्कंदन की क्रिया होती है तो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है, सर्कुलेशन की क्रिया हो रही है, वह ब्लड क्यों नहीं जमता है, वह ब्लड क्यों नहीं जमता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अपनी बॉडी के अंदर एक हिपेरिन नामक जो पर मान सकते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, बॉडी सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, जमने से रोकने का कार्य करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर प्लेटलेट्स जो होती है वह ब्लड को जमने से यानी कि ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, तो फिर अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का थक्का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि बॉडी के अंदर अपने ब्लड में मिला हुआ होता है हिपेरिन, जो एक प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो रुधिर स्कंदन को रोकने का कार्य करता है। लेकिन जब अपने चोट वगैरह लगती है तो ब्लड जो होता है वह बॉडी से बाहर निकलकर वातावरण के संपर्क में आ जाता है। उस समय यह क्या करती है, इसमें प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की सहायता से क्या करती है, रुधिर स्कंदन का कार्य करती है, जिसमें लगभग अपन मान सकते हैं कि 2 से 4 मिनट का समय लगता है। तो ये बात थी प्लेटलेट्स की। आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, यानी रक्त की सामान्य जानकारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला जो टॉपिक है वह इसी से रिलेटेड यानी कि रक्त के कार्य बचे हुए हैं। कौन से बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, रक्त के जो कार्य है उनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। अब जो ब्लड है वह अपनी बॉडी में बहुत से कार्य करता है। रक्त के कार्य अगर देखें तो O2 का जो परिवहन करने का जो कार्य होता है वह किसका होता है, ब्लड का माना जाता है। O2 के साथ साथ अगर अपन देखें CO2 का जो परिवहन होता है वह भी किसका होता है, ब्लड का होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, अपन कोई भी भोजन वगैरह लेते हैं उसका पाचन हो जाता है, पोषण मिलता है अपने को, उस पोषण का जो अपन मान सकते हैं सर्कुलेशन होता है वह पूरे ऑर्गन्स के पास होता है, वह किसके द्वारा होता है, इसी ब्लड के द्वारा होता है। अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नियमित रखने में भी अपन मानते हैं ब्लड का योगदान माना गया है। हार्मोन संवहन की क्रिया अपन मान सकते हैं ब्लड के द्वारा होती है। कैसे, क्योंकि शरीर में अंतःस्रावी जो ग्रंथियों से स्त्रावित पदार्थ अपने को पता है क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना, उनसे स्त्रावित जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। और वे हार्मोन्स होते हैं वह ब्लड के माध्यम से अपने निश्चित स्थान तक पहुंचते हैं यानी कि बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जब रोगों से बचाव होता है उस समय, रोगों से बचाव कैसे, जैसे अपन मानते हैं कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, वह क्या करती है, जो एंटीजेंस को मारने का कार्य करती है, तो उसके लिए भी अपन मान सकते हैं यह सहायक मानी जाती है। अपने चोट वगैरह लग जाती है, चोट की मरम्मत करने के लिए भी यह सहायक मानी जाती है, ब्लड ही सहायक होता है। डब्ल्यूबीसी वहां पर कार्य करती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा का कार्य होता है। तो रोगों से बचाव हो गया, चोट में मरम्मत में भी सहायक है, रुधिर स्कंदन में सहायक है, जो अभी बताया था प्लेटलेट्स, ब्लड में आता है प्लेटलेट्स भी, इसलिए रुधिर स्कंदन में भी यह सहायक है। उत्सर्जी जो पदार्थ है उनका संवहन करने में भी ब्लड का योगदान होता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से अपन कहते हैं उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं अपने किडनी या वृक्क में पहुंचते हैं और वहां से उन्हें बाहर त्यागा जाता है। जल संतुलन की जो क्रिया होती है उसमें भी ब्लड का योगदान होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो रोगों का निदान अगर अपने को करना हो तो अपन जो जांच वगैरह करवाते हैं रोगों की, वह भी ब्लड के माध्यम से ही होती है। तो ये थे मुख्य कार्य। अब एक एक के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे मुख्य कार्य अगर देखें ब्लड का तो वह क्या होता है, O2 का परिवहन, O2 का परिवहन। अब ये जो O2 का परिवहन होता है ना, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अपन पढ़ा है, अपन ने हार्ट के बारे में पढ़ा है, फेफड़ों के बारे में पढ़ा है, O2 का परिवहन। तो अपन देखते हैं कि जब अशुद्ध जो ब्लड होता है अपने हार्ट से लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंचता है, वहां पर एलोविलाई या कुपिकाओं के द्वारा अपन मानते हैं ब्लड शुद्धिकरण की क्रिया होती है। तो वह जो शुद्ध ब्लड होता है यानी कि O2 जनित जो ब्लड होता है
वह फेफड़ों से किस में आता है, अपने हार्ट में आता है, फिर हार्ट से अपने अंगों में पहुंचता है। यानी कि वह ऑक्सीजन के कारण ही क्या हो रहा है, ब्लड शुद्ध हो रहा है। तो वह ऑक्सीजन किस में आई, ब्लड के माध्यम से ही अपने हार्ट में आई और हार्ट से अंगों में पहुंची। यानी कि जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में संचरित हो रही है किसके माध्यम से हो रही है, ब्लड के माध्यम से हो रही है। इसलिए अपन कहते हैं कि O2 का परिवहन कौन करता है, यहां पर ब्लड करता है। तो यह क्या हो गया, एक रक्त का कार्य हो जाता है। दूसरा अगर अपन इसमें देखें तो वह क्या आ जाता है, CO2 का परिवहन। दूसरा अगर अपन देखते हैं तो वह होता है CO2 का परिवहन। अब यहां पर मैंने बताया कि जिस प्रकार से O2 परिवहन उसी प्रकार से CO2 का परिवहन भी कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो अपने अंगों के अंदर अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, CO2 जनित जो ब्लड होता है उसको कहां पहुंचाया जाता है, हार्ट में पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, सिराओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। किसमें, दाएं आलिंद में पहुंचाते हैं। दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है। फिर दाएं निलय से अपन देखते हैं कि जो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से वह कहां जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। यानी कि CO2 जनित जो अपन मान सकते हैं ब्लड है उसका क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है। यानी ब्लड के माध्यम से CO2 क्या हो रही है, संचरित है, हो रही है। तो अपन कहते हैं CO2 का जो परिवहन होता है वह भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो यह भी दूसरा कार्य अपन इसका मान सकते हैं। तीसरा कार्य अगर अपन देखें, खाद्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन अगर अपन देखें ना स्टूडेंट्स, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन भोजन ले रहे हैं, अपन ने भोजन लिया, भोजन लेने पश्चात अपने को पता अपनी बॉडी में क्या होगा, डाइजेशन होगा, भोजन का पाचन की क्रिया होगी। पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो अपने को एक पोषण प्राप्त होता है, यानी पोषण की क्रिया हो गई, पोषण मिल गया, पोषक पदार्थ मिल गया। अब वह जो पोषक पदार्थ है ना, वह ऐसा नहीं कि अंगों के पास सीधा चला जाता है। वह जो पोषक पदार्थ होता है वह एक रस के रूप में, वह एक रस के रूप में क्या होता है, अपने ब्लड के अंदर मिलता है। और ब्लड क्या होता है, प्रत्येक अंग के पास सर्कुलेट होता है। तो उस ब्लड के माध्यम से वह पोषक पदार्थ क्या होता है, अपने अंगों के पास से पहुंचता है। इसलिए अपन कहते हैं रक्त क्या करता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो रक्त खाद्य पदार्थों का परिवहन भी कर रहा है और गैसों का विनिमय भी कर रहा है, जिसके कारण से अपन कहते हैं अपनी बॉडी के जितने भी जो ऑर्गेन्स होते हैं वह लिविंग बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं और अपनी बॉडी जो होती है वह लगातार वर्क करती रहती है। तो तीन मुख्य कार्य। चौथा कार्य अगर देखें तो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी ब्लड का सहायक माना गया है। दैहिक ताप नियमन, दैहिक ताप नियमन, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, अपन देख रहे हैं ब्लड क्या हो रहा है, पूरी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है। ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर अपन कह सकते हैं कि उपस्थित माना जाता है। और अपन देखेंगे कि बॉडी का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस वह कहीं ना कहीं डिपेंड, अपन कहते हैं ब्लड भी उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कैसे, अपन देखते हैं कि सामान्य तौर पर गर्मियों के अंदर जो ब्लड क्या होता है, ब्लड जो होता है वह अपन कह सकते हैं कि गर्मियों के अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा तरल अवस्था के अंदर आ जाता है, जिसके कारण उसका सर्कुलेशन वगैरह होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका सर्कुलेशन वगैरह अपन कह सकते हैं थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका कारण होता है टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही अपन कह सकते हैं थोड़ी सी अपन मान सकते हैं कि सर्दी आ जाती है, तो उस समय टेम्परेचर अगर डाउन आता है तो उसका कारण भी अपन मान सकते हैं कि सर्दियों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह थोड़ा सा धीमा हो जाता है, क्योंकि वह टेम्परेचर के प्रभाव से होता है। तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन मान सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया हो सकती है, या अपन कह सकते हैं कि दैहिक ताप जो होता है वह कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड के माध्यम से हो रहा है। इसके आगे देखें तो हार्मोन्स का संवहन, हार्मोन्स का संवहन, हार्मोन्स का संवहन करना। हार्मोन्स का संवहन अपने को पता है स्टूडेंट्स कि हार्मोन्स का स्त्राव जो होता है वह अपनी बॉडी में पाई जाने वाली अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है उनके माध्यम से जो स्त्रावित पदार्थ होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स की विशेषता होती है कि वह स्त्रावित होकर, ग्रंथियों से स्त्रावित होकर सीधे अपने
लक्ष्य अंग के पास नहीं पहुंचते हैं, उन्हें अंगों तक पहुंचने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। ब्लड के माध्यम से ही अपन कह सकते हैं कि वह अंगों तक पहुंचते हैं। जबकि अपन देखते हैं जो बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो पदार्थ होता है जिसे अपन एंजाइम कहते हैं, उन्हें सर्कुलेशन के लिए ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, वह सीधे अपने लक्ष्य अंग या विशेष अंग के पास पहुंचे जाते हैं। तो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वह किसके माध्यम से हो रहा है, यहाँ पर ब्लड के माध्यम से ही होता है। ये अपने को जरूर ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अपने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नाम ही आ गया तो बता दें, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि अपन मान सकते हैं, मटर के दाने के आकृति के बराबर होती है, और पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटाइन हार्मोन स्रावित होता है। इसे वृद्धि ग्रंथि के नाम से भी अपन जानते हैं। अगर इससे स्रावित पदार्थ लगातार अच्छा हो रहा है तो शरीर की ग्रोथ होती रहेगी, और अगर कम हो रहा है तो शरीर की ग्रोथ धीमी हो जाती है। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। पीनियल काय ग्रंथि भी अपन कहते हैं मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड के अलावा पैराथायराइड पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि अपन कह सकते हैं सीने के अंदर पाई जाती है, जो थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस के पश्चात फिर अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वह पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि के अलावा अपनी किडनी के ऊपर जो होती है एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। फिर अपन कहते हैं जो अपने जनन अंग होते हैं वहाँ पर वृषण ग्रंथि पाई जाती है पुरुषों में, और महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि होती है। इनके अलावा भी अगर अपन देखें तो एक ग्रंथि और पाई जाती है पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अपने को पता है कि अपन अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की संख्या देते हैं, क्योंकि इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तो ये कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, तो जिनसे स्रावित हार्मोन्स का संवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। इन ग्रंथियों के बारे में डिटेल से तब पढ़ेंगे जब इनके बारे में लेसन आएगा। हार्मोन्स के अलावा बताया था रोगों से बचाव करना, रोगों से बचाव। देखिए रोगों से बचाव कैसे होता है। अपन मान रहे अपने शरीर में कोई रोग हुआ, रोग स्वतः नहीं होता, रोग के लिए जिम्मेदार होता है एंटीजन, या अपन मान सकते हैं कि कोई भी प्रतिजन। एंटीजन या प्रतिजन जब बाहर से बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अपना प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण से कुछ समय के लिए अपनी बॉडी जो होती है वह नियमित वर्क नहीं कर पाती, उसमें कुछ चेंजिंग आ जाती है, जिसे अपन एक रोग की संज्ञा दे सकते हैं, यानी अपने रोग हो जाता है। अब उस रोग जो हुआ है जिस एंटीजन से, उस रोग को समाप्त करने के लिए अपने को उस एंटीजन को समाप्त करना होता है, और उस एंटीजन के लिए अपने शरीर के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। अपने शरीर के अंदर क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, जिसे अपने एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। वह एंटीबॉडीज क्या करती है, उस एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करती है। एंटीबॉडीज अपने शरीर के अंदर भी बनती है इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा, प्रतिरक्षा तंत्र से, और एंटीबॉडीज अपन क्या करते हैं, दवा के माध्यम से, वैक्सीन के माध्यम से बाहर से भी ग्रहण करते हैं। तो वो एंटीबॉडीज जो हो रही है अपनी बॉडी के अंदर बन रही है, वो भी ब्लड के माध्यम से, और बाहर से ले रहे हैं वो भी ब्लड के माध्यम से अंगों तक पहुंचती है, और जो एंटीजन होता है उसको क्या करती है, उससे लड़ने का कार्य करती है, उसे समाप्त करती है, और रोगों से क्या होता है, अपना बचाव होता है। तो ये कार्य भी किसका माना जाता है, अपने रक्त का ही कार्य माना जाता है। इसके पश्चात अगर अगला कार्य देखें अपन, रोगों से बचाव के पश्चात अगला जो कार्य होता है वह है चोटों की मरम्मत करना। चोट वगैरह लग जाती है उनकी मरम्मत, चोटों की मरम्मतें करना, ये माना जाता है। अब चोट की मरम्मत किस प्रकार से की जाती है, अपने को पता है अपने शरीर में कोई भी चोट वगैरह लग जाती है या कोई भी रोग हो जाता है तो अपन कहते हैं ये किससे संबंधित है, इनसे लड़ने का कार्य या मरम्मत का कार्य कौन करती है, अपने WBC करती है। कौन करते हैं स्टूडेंट्स, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी अपन जानते हैं। WBC क्या करती है कि जिस स्थान पर चोट वगैरह लगती है उस स्थान पर यह क्या होती है कि इसकी जो सेल्स होती है वह पहुंचे जाती है, और वहां पर क्या करती है कि उससे चोट की मरम्मत में क्या मानी जाती है, सहायक मानी जाती है। जैसे अपन कह रहे हैं अंगुली है, अंगुली यहाँ से क्या हो जाती है, कट जाती है, ब्लेड से या चाकू से कट जाती है, तो त्वचा एक बार क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। लेकिन अपन देखते हैं कि 1-2 दिन के पश्चात
एक दो दिन के पश्चात अपन कहते हैं बैंडेड वगैरह लगाइए या कुछ भी लगाइए, कुला भी छोड़ते हैं, तो ये त्वचा जो होती है उसके ऊपर अपने को एक जाल सा दिखाई देने लग जाता है, और वह जाल धीरे धीरे क्या होता है, अपनी त्वचा को वापस से जोड़ देता है, यानी कि वह क्या कर रहा है, मरम्मत का कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से अपने चोट वगैरह जाती है लगती है और अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर नर्स के द्वारा अपनी मरम्मत की जाती है, मरम्मत पट्टी की जाती है, उसी प्रकार से बॉडी में ये कार्य कौन करता है, WBC करती है। तो चोटों की मरम्मत करने में सहायक कौन होता है, ब्लड होता है। तो ये भी एक रक्त का कार्य माना गया है। उसके पश्चात अगला कार्य देखें तो वह आता है रुधिर स्कंदन। अगला कार्य कौन सा आता है स्टूडेंट्स, रुधिर स्कंदन। रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है, रुधिर का जमना। स्कंदन का मतलब होता है जमना, तो रुधिर का जमना या अपन कह सकते हैं रुधिर का थक्का बनना, उसे क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन कहते हैं। तो ये कार्य भी किसका होता है, ब्लड का होता है, क्योंकि अपन ने अभी क्या पढ़ा था, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। इसका मुख्य कार्य मैंने आपको क्या बताया था, देखिए रुधिर स्कंदन बताया था। क्या होता है इसके अंदर, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। यह क्या कार्य करती है, रुधिर स्कंदन में सहायक होती है। अपने चोट वगैरह लगती है, ब्लड बहता है, थोड़ी देर के लिए बहता है, फिर ऑटोमेटिक वह रुक जाता है 2 से 4 मिनट के अंदर। तो वह कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर रुधिर की प्लेटलेट्स कर रही है, किसकी सहायता से, प्रोथ्रोम्बिन की सहायता से। तो रुधिर स्कंदन भी क्या, ब्लड का एक कार्य माना जाता है। रुधिर स्कंदन के अलावा उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। अब यहां पर देखिए, इसे समझिए। अपने शरीर के अंदर जितने भी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं रिएक्शंस के द्वारा, उन सभी को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और इसके अंदर जो पदार्थ अपन बाहर निकाल रहे हैं वे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। अब अपने शरीर में मुख्य उत्सर्जी तंत्र क्या, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, वृक्क या किडनी होती है, वृक्क या किडनी होती है, और उसी के माध्यम से उत्सर्जन तंत्र का निर्माण किया जाता है। तो अपन देखते हैं बॉडी के अंदर जितने भी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह पहले त्यागे जाते हैं, अपने ब्लड के अंदर आते हैं। वह किस में बनते हैं, अपने ब्लड के अंदर आते हैं, और ब्लड के माध्यम से वह कहां पहुंचते हैं, अपने वृक्क या किडनी के अंदर वह क्या होते हैं, पहुंचते हैं। और वहां पर अपन मान सकते हैं कि बाद में किडनी के द्वारा क्या होती है कि यह रक्त शुद्धिकरण वगैरह की क्रिया होती है, जिससे उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जिसमें किडनी की जो मुख्य इकाई होती है, नेफ्रॉन या वृक्काणु जो होती है, उसका मुख्य योगदान अपन मानते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों का संवहन भी अपन मानते हैं किडनी के द्वारा हो रहा है, लेकिन किडनी में उत्सर्जी पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचते हैं, ब्लड के माध्यम से पहुंच रहे हैं, इसलिए इसमें भी योगदान किसका हो गया, ब्लड का योगदान माना जाता है। यानी ये भी क्या, एक रक्त का कार्य माना जाता है। फिर अपन कहते हैं शरीर के अंदर जल संतुलन का जो कार्य होता है, शरीर के अंदर अपन मानते हैं जल संतुलन का जो कार्य होता है वह भी किसका होता है, ब्लड का ही होता है। जल संतुलन कैसे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वह किडनी के अंदर जाता है, किडनी के द्वारा वहां क्या होती है, छनन की क्रिया होती है। उत्सर्जी पदार्थों का क्या किया जाता है, छनन किया जाता है। आवश्यक पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, बॉडी के अंदर संग्रह कर लिया जाता है। अपने शरीर के अंदर अगर अपन माने, अपने शरीर के अंदर अगर बराबर मात्रा में अपन जल ग्रहण कर रहे हैं डेली, तो अपने जो उत्सर्जन संबंधी प्रॉब्लम न के बराबर होती है। लेकिन जब अपनी शरीर के अंदर आवश्यकता से कम अगर अपन जल का सेवन करते हैं तो उस समय अपने को जो किडनी के द्वारा उत्सर्जी क्रिया होती है उसमें किडनी को ज्यादा वर्क क्या होता है, करना पड़ता है, जिसके कारण से किडनी धीरे धीरे क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करना चाहिए। तो उस समय अपन मानते हैं कि जब किडनी को आवश्यकता होती है जल की छनन के लिए, तो बॉडी के अंदर अगर पर्याप्त मात्रा में जल है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है तो उस समय उस जल को नियमित या संतुलित बनाने का कार्य कौन करेगा, ब्लड करेगा। क्योंकि ब्लड में अपन देखते हैं कि ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 90% तक क्या है, केवल जल होता है।
तो वह जल उस समय उसको संतुलित करने का कार्य करता है। तो वह भी कार्य किसका हो गया? रक्त का ही हो गया। रक्त में से उस समय जल को लेकर उसे संतुलित किया जाता है। तो ये मुख्य 10 कार्य। इसके अलावा देखिए तो रोगों का जो निदान, रोगों का निदान, यह भी अपन किसका कार्य मानते हैं? एक ब्लड का ही कार्य मानते हैं। रोगों का निदान किसका वर्क माना गया? ब्लड का ही वर्क माना गया है। रोगों का निदान कैसे? अपने कोई रोग हो गया, अपने को पता नहीं है क्या रोग हुआ है, लेकिन अपने शरीर की जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें बाधा आने लग गई है, तो अपने को पता तो चल गया रोग है, लेकिन ये नहीं पता है क्या रोग हुआ है, किस एंटीजन के कारण हुआ है, क्या इसका उपचार ले सकते हैं। तो उसका पता करने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसकी क्या की जाती है? जांच की जाती है। और उस जांच का रिजल्ट आने पर ही अपने को पता चलता है कि अपनी बॉडी में क्या रोग हुआ है, किसकी कमी के कारण हुआ है, कैसे इसका निदान होगा, कैसे बचाव होगा। वह सारा जो कार्य होता है वह ब्लड जांच के द्वारा ही होता है और उसी के आधार पर अपने को क्या मिलता है? रोगों से सुरक्षा मिलती है। रोगों का जो निदान होता है वह इसके बारे में दे रखा है। तो ये प्रमुख कार्य किसके थे? अपने रक्त के कार्य थे। कौन कौन से? O2 का परिवहन हो गया, CO2 का परिवहन हो गया, खाद्य पदार्थों का परिवहन हो गया, दैहिक ताप का नियमन हो गया, हार्मोन्स का संवहन हो गया, रोगों से बचाव, चोटों की मरम्मत करना जिसमें सहायक क्या है? WBC, रुधिर स्कंदन, सहायक अपने प्लेटलेट्स होती है, उत्सर्जी पदार्थों का संवहन किडनी के माध्यम से, जल संतुलन और रोगों का निदान, ये सारे अपन मान सकते हैं कि इसी से संबंधित माने गए हैं। अब इसमें अपन ने O2 परिवहन में मैंने एक बात आपको बताई नहीं थी, दोबारा बताने जा रहा हूं कि O2 का जब परिवहन होता है ना, तो उस समय O2 के परिवहन में सहायक एक रंजक प्रोटीन होती है जिसे अपन क्या नाम देते हैं? हीमोग्लोबिन। रंजक प्रोटीन मान लीजिए, चाहे श्वसन प्रोटीन मान लीजिए, इसे कुछ भी अपन इसे मान सकते हैं। यह प्रोटीन क्या करती है? क्योंकि इसके अंदर अपने को पता है हीमोग्लोबिन में 2 वर्ड, एक तो हिम होता है, एक क्या होता है? ग्लोबिन। हिम तो यहां पर क्या है? एक वर्णक होता है जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है, और ग्लोबिन यहां पर क्या है? एक प्रोटीन होती है। तो यहां पर अपन कहेंगे कि यह हीमोग्लोबिन क्या होता है? इस ऑक्सीजन के साथ बंधुता प्रदर्शित करता है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और वही ऑक्सीहीमोग्लोबिन अपन देखते हैं कि बॉडी के अंदर क्या होती है? सर्कुलेट होती है, सर्कुलेशन में सहायक मानी जाती है। यहीं पर एक बात बताना चाहूंगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उस हीमोग्लोबिन की जो बंधुता होती है, जुड़ने का जो पावर होता है, वह ऑक्सीजन की तुलना में अगर अपन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या होता है? ज्यादा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अपन कहेंगे बंधुता जल्दी प्रदर्शित करते हैं, बाद में अपन कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंधुता जल्दी प्रदर्शित करते हैं, और इनकी तुलना में कम किसके साथ में करते हैं? ऑक्सीजन के साथ बंधुता प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे अपने रक्त के मुख्य कार्य हो गए। रक्त के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। रक्त क्या होता है, रक्त कितने प्रकार का होता है। रक्त 2 प्रकार, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, और रुधिर कणिकाएं कितनी होती है? 45% तक होती है। रुधिर प्लाज्मा में 90% तक जल होता है, बाकी 10% अगर अपन ने देखें, बाकी 10% की अगर बात करें तो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन वगैरह इसमें पाई जाती है। और अगर उधर रुधिर कणिकाओं में अगर देखें तो वह टोटल ब्लड का 45% तक अपन कहते हैं होती है। और उसमें भी अगर अपन देखें तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फिर अपन ने रक्त के कार्य देख लिए। अब स्टूडेंट्स, इसके पश्चात जो अगला टॉपिक आएगा ना, वह क्या आएगा? अपना ब्लड ग्रुप। वह क्या आएगा? अपना ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या है? काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरा ब्लड इंटरेस्टिंग, या कह सकते हैं अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना गया है, जिसके कारण से अपने को अपनी पूरी बॉडी की क्या होती है? जानकारी मिलती है। तो अब अपन ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप होता क्या है? रुधिर समूह अपन इसे मान सकते हैं। तो अपन ने नॉर्मल इतना ही सुना है ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप
होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप के बारे में अपन ने सुना है। अब प्रत्येक ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन भी पाया जाता है और एंटीबॉडी भी पाई जाती है, और एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर ही अपन मानते हैं अपने शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप का क्या होता है, निर्धारण होता है। जो एंटीजन व एंटीबॉडीज होती है ना, इसके आधार पर ही अपन कहेंगे कि ब्लड ग्रुप का जो होता है वह निर्धारण माना जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी होना आवश्यक होती है। वह किस लिए, जैसे मान लीजिए अपन रास्ते में जा रहे हैं, बाइक पर जा रही है, भगवान ने चाहे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अपना एक्सीडेंट वगैरह हो जाता, अपन बेहोश वगैरह हो जाते हैं, तो उस समय अपने को तुरंत वहां पर किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर ब्लड बह गया हो शरीर से, तो अगर उस समय अपने को पता, अगर होश में तो अपन खुद बता सकते हैं, या अगर अपन होश में ना हो तो देखो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये ऐसी जानकारियां जो होती है, आप जो भी पर्स वगैरह डायरी वगैरह रखते हो उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह हो, उन सब में ब्लड ग्रुप के जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आपका लाइसेंस ही हो, ताकि तुरंत आपको वह ब्लड देकर बचाया जा सके। वरना फिर अपन जांच की जाती है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, रिजल्ट आता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है और तब तक कई बार क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ब्लड ग्रुप की सूचना होनी चाहिए, ताकि विपरीत परिस्थितियों में आपको तुरंत उपचार मिल सके और आपकी जान बचाई जा सके। तो ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट, दिक्कत हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में ब्लड ग्रुप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।